नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका मेंस आंसर राइटिंग क्लासेस में। ठीक है, आज जो हम आंसर राइटिंग करेंगे अपने क्वेश्चन आंसर की, वो होगा एमपीपीएससी में 7 मार्क्स वाले। ठीक है, बात याद रखना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, और ये 2022 में पूछा भी गया है भैया। ठीक है, तो थोड़ा ध्यानपूर्वक समझे। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में वर्णित राजनीति और राजकर्म के विविध आयामों की विवेचना कीजिए। ये क्वेश्चन है। 60 जो आपके पास शब्द हैं, वो समय सीमा, वो शब्द सीमा है। तो पहला देखें क्या लिखा है। राजा को सवे सरा माना गया है, मतलब सर्वे सर्वा माना गया है, लेकिन वह सभा और मंत्री परिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य है। मतलब राजा सर्वे सर्वा है, लेकिन ऐसा नहीं कि वो अपनी तरफ से सब कुछ कर ले। इसके बाद अगला, अर्थशास्त्र में क्या नाम से सत्य सिद्धांत का वर्णन है, जो राजनीति का प्रमुख भाग है। ये बातें आपको लिखनी थी। ठीक है, अमात्यों की प्रासंगिकता, ठीक है, वर्तमान में मंत्री परिषद से ली गई है। ठीक है, ये बात याद रखना है, ये आपको बात इंक्लूड करनी है वहां पर। राज्य की सुरक्षा के लिए कोष और सेना बहुत ज्यादा अनिवार्य है, ये चाणक्य कहते हैं अपने अर्थशास्त्र में, कि किसी राज्य के पास पैसा अच्छा होना चाहिए और अच्छी आर्मी होनी चाहिए। आपने देखा कि हाल फिलहाल में जो हमारा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था पाकिस्तान से, तो ये दो बातें बड़ी निकल के आ रही थी, हमारे पास पैसा और सेना कैसी है। ठीक है, यही बात वहां के संदर्भ में की जा रही थी, तो वहां की दोनों खराब है, पाकिस्तान की है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला जो सबसे मशहूर है चाणक्य का जो विचार, बहुत फेमस है, आप तक तो सुना भी होगा, कि वो कहते हैं साम दाम दंड भेद की राजनीति करो। ठीक है, मतलब पहले समझाओ, नहीं होता तो फिर व्यक्ति की कोई रेट लगाओ, दाम लगाओ, पैसा वैसा देकर, जो भी है गिफ्ट विफ्ट देकर, ठीक है, उसे कन्विंस करो। अगर वन वो नहीं होता तो फिर उसको दंड दो, है ना। ये भी चाणक्य यहाँ तक पहुंच जाते हैं। और अगर वो भी नहीं होता, अगर वो दंड से भी नहीं मानता है, तो भेद कर दो, आपस में उनको लड़ा दो कहीं। ये राजनीति में करना पड़ता है, यही राजनीति है। चाणक्य कहते हो कोई भी गलत नहीं है, राज्य को बचाने के लिए आप ऐसा कर सकते हैं। विदेश नीति के माध्यम से साम्राज्य को विस्तारित किया जा सकता है। ये चाणक्य के अर्थशास्त्र के कुछ क्या थे, पॉलिटिक्स के लिए कुछ गाइडेंस थे, जो आपको मेंस में ज्यों की त्यों लिखने हैं। अगर ये बातें आपको आती हैं, आपके दिमाग में है, आपके ब्रेन में है, आपके व्यवहार में है, तो निश्चित तौर पे आप आंसर फ्रेम कर सकते। 22 मेंस में पूछा गया। नेक्स्ट 22 में आया मेंस में, सामाजिक लोकतंत्र से, ध्यान रखना क्या बोला गया है, सामाजिक लोकतंत्र से अंबेडकर का क्या अर्थ था, विवेचना कीजिए। तो डायरेक्ट इस सबको छोड़ के यहां आ जाना काम की बात पर। क्या लिखा है, समाज में वर्णित जाति व्यवस्था को समाप्त किए बिना सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना नहीं है। मतलब सबसे बात जो अंबेडकर जानते हैं, जाति के आसपास घूमते थे, जाति के जो जाति व्यवस्था थी उसका विरोध कह रहा है। वो कह रहा है कि अगर समाज को बेटर करना है तो पहले जाति व्यवस्था खत्म करो, तभी जाके कोई सोसाइटी आगे जाएगी। इसके बाद अगला वो क्या कह रहे हैं, सामाजिक लोकतंत्र में सभी को समान अधिकार होना चाहिए, और यही कारण है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, उसमें सब लोगों को एक साथ एक समान अधिकार दिए। इसके बाद सभी वर्गों के मध्य आपसी एकता और भेदभाव रहे, है ना, मतलब कोई भेदभाव नहीं होनी चाहिए, कोई पार्शलिटी नहीं होनी चाहिए, वातावरण होना चाहिए एक से दूसरे समाज के प्रति अच्छा भाव हो। लेकिन हाल फिलहाल में तो ऐसे कुछ दिखते नहीं है, कब उन्होंने सोचा था, लेकिन देखते आगे कहाँ जाके समाज इतना बेहतर हो पाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, समाज के लोगों को उन्नति के पर्याप्त अवसर प्राप्त होने चाहिए। ठीक है, जो समाज के लोग हैं, चाहे वो पिछड़ा हो और अगड़ा भी है, तो सभी को उन्नति के अवसर प्राप्त जो है वो क्या नाम से अधिकार प्राप्त होने चाहिए। इसके अलावा सभी व्यक्तियों को, ठीक है, अंतर जातीय विवाह और सामूहिक भोज में भाग लेना चाहिए। कई बार आपने देखा होगा, जाति का आधार कहीं चल रहा होता है, भोजन चल रहा है, तो बोलते भाई वो फलाने समाज का भंडार है, वहां मत जाओ। ठीक है, जात के आधार पर अगर किया जा रहा है तो ये गलत है। कोई और कारण है तो फिर ठीक है, कोई और अलग वजह है। बाकी अंतर जातीय विवाह को भी बढ़ावा देने की बात करते हैं। ठीक है, तो ये अंबेडकर की नजर में क्या था, एक सामाजिक लोकतंत्र था। वो इसे सामाजिक लोकतंत्र मानते थे कि अगर समाज में भेदभाव नहीं है, पूरा समाज एकजुट होकर रह रहा है, साथ रह रहा है, एक दूसरे को चुन रहे हैं, एक दूसरे के साथ बैठ रहे हैं, तो यही सामाजिक लोकतंत्र है अंबेडकर की नजर में। और ये 22वें मेंस में पूछा गया। मेंस में आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे, जितना समय देंगे, जितने इसका सम्मान करेंगे इस परीक्षा का, आप उतने इस परीक्षा के करीब पहुंचेंगे। ठीक है, फिर से ये 21 वाला है, 21 मेंस में पूछा गया है। सामाजिक लोकतंत्र, ध्यान रखना कौन सा, सामाजिक लोकतंत्र और राजनीतिक लोकतंत्र का प्रमुख आधार है। बहुत बढ़िया, क्या बात, सामाजिक लोकतंत्र राजनीतिक लोकतंत्र का प्रमुख आधार है। अंबेडकर की दृष्टि से विवेचना कीजिए। देखो हम आपको बता दें, यूपीएससी और एक स्टेट पीएससी, खासतौर से मैं एमपीपीएससी की बात कर रहा हूं, जैसे 10th में वंडर ऑफ साइंस फेवरेट है, ऐसी यूपीएससी में गांधी फेवरेट है।
स्टेट पीएससी और यूपीएससी दोनों में गांधी और अंबेडकर का जलवा होता है, तो इनको लेकर आपकी तैयारी बेहतर और मजबूत होनी चाहिए। ये बात ध्यान रखें, इनके विचारों को पूरी तरह पढ़ो। क्लियर है? क्योंकि किसी भी युग में कोई भी परीक्षा हो, इनके विचार हर दौर में प्रासंगिक रहेंगे। अम्बेडकर की बात कही, तो अम्बेडकर कह रहे हैं कि समाज में सामाजिक समानता स्थापित करने के बाद ही राजनीतिक क्या नाम से क्रांति लाई जा सकती है। वो कह रहे हैं पहले समाज अगर ठीक होगा, हो सकता है आपने संविधान में उनको अधिकार दे दिया, लेकिन समाज ये बात मानने को तैयार ना हो, तो बहुत खतरनाक स्थिति है। क्योंकि संविधान भी लागू किस पर होगा? समाज पे होगा ना। आप पेड़ पौधों पर, जानवरों पर तो करोगे नहीं। तो वो कह रहे हैं कि पहले सामाजिक लोकतंत्र होना जरूरी, मतलब पहले समाज सुधरेगा तब जाके क्या नाम से आपके राजनीतिक लोकतंत्र आएगा। आपने किसी को वोट डालने का अधिकार तो दे दिया, लेकिन हो सकता है कुछ इलाकों में कुछ लोगों को वोट डालने ही ना देते हो वहां के लोग। तो पहले वो समाज चेंज हो, तब जाके क्या नाम से आपका जो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, तब जाके वो मूव होगा, चेंज होगा आगे। उन्होंने नारा दिया, शिक्षित ठीक है बनो और अपने अधिकारों के लिए लड़ो। ये अम्बेडकर ने कहा। वो कहते हैं पढ़ो लिखो, ये सब छोड़ो, ढोंग दिखावा है ना, जाना पूजा पाठ मूर्ति पूजा, इसमें मत पड़ो। वो कह रहे पढ़ो लिखो और अपने अधिकारों के लिए लड़ो, अपना और अपने समाज का, अपने परिवार का नेतृत्व करो आगे। समाज के लोगों को बेहतर दिशा में लाकर उन्होंने राजनीतिक चेतना पैदा की जा सकती है। दलित वर्ग राजनीति में तभी सक्रिय भूमिका निभा पाएंगे जब वह सामाजिक रूप से सशक्त होंगे। ठीक है, अगर कोई पिछड़ा हुआ व्यक्ति है, अगर समाज में उसके साथ सही व्यवहार किया जा रहा है, तो वो आगे भी जाकर अपना नेतृत्व करेगा पॉलिटिक्स में। लेकिन अगर समाज में उसके साथ सही व्यवहार नहीं है, और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बड़े पदों पर पहुंच तो जाते हैं, लेकिन निम्न जाति दलित वर्ग होने के कारण उनके साथ वो व्यवहार नहीं होता है सोसाइटी में, समाज में। ये बात ध्यान रखना। ठीक है, तो वो बहुत जरूरी चीज है। तो पहले सामाजिक विकास उसका होना बड़ा अनिवार्य है। बिना शिक्षा प्रसार किए लोगों को उनके अधिकार और कर्तव्यों के लिए जागरूक करना बड़ा मुश्किल होता है, ये सभी जानते हैं। तो एजुकेशन मस्ट होती है, वो किसी भी व्यक्ति में क्या होती है, आपको देनी होती है। क्लियर है? आगे नेक्स्ट, मुख्य परीक्षा का प्रश्न। दीनदयाल उपाध्याय साहब आजकल बड़े क्या नाम से परीक्षाओं में केंद्र में होते हैं। ठीक है, एमपीपीएससी में खासतौर से बोल रहा हूं मैं। दीनदयाल उपाध्याय द्वारा प्रतिपादित एकात्म मानववाद की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। मतलब किसकी नजर में? उपाध्याय जी की नजर में आपको देखना है। ठीक है, एकात्म मानववाद का अर्थ है मानव जीवन और संपूर्ण प्रकृति के एकात्म संबंधों का दर्शन। आप नीचे देखिए, यह केंद्र में मानव को रखकर मानव से राष्ट्र का संबंध जोड़ा जाता है। मतलब यहाँ पर ये कह रहे हैं कि इंसान इंपॉर्टेंट है, कोई भौतिक वस्तु, कोई दूसरा अन्य जीव इंपॉर्टेंट नहीं। मानव को सेंटर में रखकर ही हर विकास किया जाए। अगर आप कॉलोनी बना रहे हैं, रोड बना रहे हैं, कोई भी देश में डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो पहले आपको ह्यूमन में जो मानव है उसको केंद्र में रखना होगा। मानवीयता सर्वोच्च होगी। यहाँ कौन समझा रहे हैं? अपने क्या नाम से, दीनदयाल उपाध्याय जी। इसके बाद जिस प्रकार शरीर का निर्माण मन आत्मा बेहतर रूप से निर्मित होने के कारण हुआ है, यदि मानव अपना परिवार समाज राज्य से राष्ट्र के साथ बेहतर संबंध स्थापित कर लेता है, तो यही क्या है? एकात्म मानववाद है। ठीक, किसी व्यक्ति को अपने परिवार के साथ, अपने समाज के साथ और अपने देश, अपने राज्य देश के साथ बेहतर संबंध बनाना, इनके साथ अच्छे रिलेशन है, तो वो अपने आप में क्या है? एकात्म मानववाद है। मतलब परिवार से अच्छे रिलेशन होने चाहिए। परिवार के बाद आपके जब परिवार से बाहर निकले तो ऐसा ना हो परिवार में भी इज्जत हो रही हो, समाज में कुछ लोग मानते ना हो आपको, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। जब आप समाज में जाए तो वहां भी आपकी इज्जत हो, सोसाइटी में हो। इसके अब जब सोसाइटी में, तो जाहिर सी बात है सोसाइटी पूरे समाज से मिलकर एक देश बनता है, तो उसके साथ भी आपके अच्छे संबंध होंगे। और यही क्या कहलाए? एकात्म मानववाद। सब एक है, सबके साथ हमारे अच्छे संबंध हैं, यही उन्होंने इसको दर्शाया। और इतना आप लिख देंगे तो आपका काम आराम से हो जाएगा मेंस में। ठीक है, 7 मार्क्स की ये बात चल रही है। आगे बढ़ते हैं, इस तरफ आते हैं और उन्होंने ये चीज यहां पर इंक्लूड की है। 2 मिनट। उपाध्याय जी एकात्म मानववाद को तात्कालीन परिस्थितियों के लिए आवश्यक माना है, जिस हिसाब से आज वर्तमान परिवेश है, इसलिए वो कह रहा है कि सबको मिलजुल कर रहना पड़ेगा। किसी भी राष्ट्र के विकास के लिए मानव को केंद्र में रखना जरूरी है। अगर कोई राष्ट्र विकसित हो रहा है, वो कह रहा है कि हम विकास करना चाहते हैं, तो पहले उसमें देखो कि उसने अपने यहाँ मानव यानी इंसानों की जरूरतों को कितनी प्राथमिकता दी है। जैसे जलवायु परिवर्तन वगैरह है, अब वो अगर तुम बेहतर नहीं करोगे तो क्या खाक मानव बचेगा आने वाले समय में? उपाध्याय जी का मानववाद सामाजिक लोकतंत्र की वकालत करता है। ठीक है, मतलब सामाजिक लोकतंत्र की भी बात कर रहे थे, अंबेडकर भी कर रहे थे। और सामाजिक लोकतंत्र का मतलब होता है कि एक समाज में सभी जातियां कैसे रहते हैं, सभी लोग रहते कितने अच्छे से, किसी के साथ कोई भेदभाव तो नहीं हो रहा हो।
लेकिन जिस हिसाब से भी घटनाएं आती हैं, चाहे फिर वो ये देखने को सुनने मिलता हो कि कोई दलित बर की बारात जा रही थी तो उसको दूल्हे उस दूल्हे को घोड़े से नीचे उतार दिया सवर्ण वालों ने, ये सब अभी बहुत जरूरी अभी है ना सुधार होना। अभी इस मामले में दिल्ली दूर है, वो वाली बात। आगे नेक्स्ट, भारतीय लोकतंत्र प्रक्रिया में महिला प्रतिनिधित्व के समक्ष चुनौतियां क्या क्या है? अगर कोई महिलाएं पॉलिटिक्स में आना चाहती है तो चैलेंज क्या है, सबसे बड़ी बात। और ये 22 मेंस का प्रश्न, ध्यान रखना। क्लियर? तो विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र हम हैं, जानते हैं। महिला प्रतिनिधित्व के समक्ष अनेक प्रकार की चुनौतियां आती हैं। अगर महिला पॉलिटिक्स में आना चाहती हैं तो उनको क्या क्या प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है, ये थोड़ा सा देखिए आप। तो पहली क्या है, पुरुषवादी समाज, आपने देखे होगा ज्यादातर यही मिलते हैं, है ना। इसके बाद बराबर मात्रा में प्रतिनिधित्व ना मिलना, महिलाएं आ जाती हैं तो उस आपको पद नहीं मिलते हैं, पोस्ट नहीं मिलती हैं, वो स्थान नहीं मिलता है। मीडिया भी उनको वो क्या नाम से उतना स्थान नहीं देती है। क्लियर है? इसके बाद अशिक्षा भी इसके पीछे बड़ी वजह है। अगर महिलाएं पॉलिटिक्स में आ रही हैं तो इसके पीछे कहीं ना कहीं एक चीज और मैं यहाँ लिख दूंगा, परिवारवाद। ज्यादातर जो भी महिला है वो कहीं ना कहीं उनके पिता या उनके दादा या परिवार का कोई ना कोई सदस्य पहले से राजनीति में था, उस पार्टी में था। कोई अलग से कोई व्यक्ति, बाहरी व्यक्ति पहुंच ही नहीं पा रहा है, खासतौर से वर्तमान परिप्रेक्ष्य में तो और कठिन हो गया है। तो ये आप एक बड़ा कारण है। अशिक्षा भी इसके पीछे बड़ा वजह है। महिलाओं के प्रति हीन व्यवहार, देखो अपन को नहीं है पता कि भाई साहब जब महिलाएं पॉलिटिक्स में जाती हैं तो उनके साथ क्या व्यवहार होता है, उनको क्या फेस करना पड़ता होगा, किस तरीके का व्यवहार वो झेलती होंगी, ये हमें तुम्हें पता नहीं। ये जो होंगी वो जानती हैं, ठीक है। तो उनके साथ हो सकता है हीन व्यवहार होता हो। राजनीति में आरुचि, आप देखते होंगे अगर मैं कितनी महिलाएं हैं जो, या कितनी बच्चियां हैं जो 10th में हो, 12th में हो, कॉलेज में हो, और जो ये कहें कि मुझे पार्षद बनना है, सरपंच बनना है, विधायक बनना है, सांसद बनना है। तो रुचि नहीं है, इतनी रुझान नहीं है। और जो भी सांसद और विधायक बनी है जो महिला है, वो पढ़ी तो कहीं और से थे, ऑक्सफोर्ड से पढ़ के आए, फलाने जगह से पढ़ के आए, विदेश से पढ़ कर आए। फिर उनके पापा ने कहा कि एक काम करो भैया, इधर आओ विधायक बन जाओ, हमारी टिकट पे तुम चुनाव लड़ लो, हम कुछ और संभाल लेंगे। तो अमूमन तो यही है। तो रुचि नहीं है, वो तो इसलिए बनेगा कि उसमें क्या है, मलाईदार पोस्ट है, करना धरना कुछ है नहीं है, ठीक है। और क्या नाम से परिवार से विरासत में सीट मिल गई है। तो इसके पीछे एक व्यक्तिगत रुचि नहीं दिखती है बाहरी लोगों की, ठीक है। इसके फिर कमजोर दृष्टि से देखना उनको, अरे ये क्या नेतृत्व करेंगे, क्या नेतृत्व करेंगे। लेकिन इस मामले में भैया ये कहते हैं कि अब ये थोड़ा सा हमको ऊपर उठना चाहिए। कर्नल सोफिया मैम और वयोमिका मैम की ये सबने कहानी देखी, उनकी नीति को समझा, पूरा देश उससे परिचित है, पूरा देश गर्व कर रहा है। तो अब तो कमजोर दृष्टि से नहीं देखा जा रहा। और मैंने एक चीज और देखी, इनकी फोटो या इनकी पिक्चर या इनकी बातें या इनकी नीति वायरल होने के बाद समाज इन पर गर्व कर रहा है। तो एक बात तो कन्फर्म है कि जिस दौर में भी हमें अगर महिलाएं कुछ बेहतर करती हैं तो यकीन मानिए टाइम बदला है, उसमें प्राउड फील करता है ये सोसाइटी। अब पूरा पूरा समाज देखो कितना खुश है, हर किसी ने उनके स्टेटस लगाया, हर कोई उनकी तारीफ कर रहा है। तो एक बात तो कन्फर्म होगी कि जब महिलाएं बेहतर करती हैं तो अब पूरा समाज चढ़ता नहीं है, बल्कि उन्हें और अच्छे नजरिए से देखता है, उन्हें सम्मान की दृष्टि से देखता है। और ये हाल ही में दो सैन जो महिला अधिकारी उनके साथ हुए व्यवहार के साथ आप अंदाजा लगा सकते हैं, जबकि खुशी होती है पुरुषों को, वो खुद ऐसे वर्ग से जुड़ना चाहते हैं। आगे बढ़ते हैं। घरेलू कार्य, ये थोड़ा सा मैं जरूर कहूंगा कि हाँ कई बार होता है, क्योंकि एक दो मतलब आप ले लो, दो नेता हैं, ठीक है, एक ये है एक ये है, ये एक महिला है, ठीक है। ये घर जाती हैं तो पॉलिटिक्स तो संभालती हैं, लेकिन ये घर के काम भी देखते होंगे, जैसे रोटी बनाना हुआ, बच्चों की देखभाल करना होगा, हो सकता है इनके नौकर हो, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत तो घर के काम इनको करने होंगे। लेकिन इनकी जो हस्बैंड है अगर वो पॉलिटिशियन है तो जरूर नहीं है कि वो घर के पूरे काम करें। तो ये भी थोड़ा कई बार इनके साथ एक इस तरीके की क्या समस्याएं महिलाओं के साथ आती हैं। आगे फिर शिक्षा के स्तर, अब समाधान क्या किया जा सकता है, तो क्या करें, शिक्षा के लेवल को बढ़ा दें तो महिलाएं आएंगी, उन्हें बताएं कि पॉलिटिक्स में आना क्यों जरूरी है। पर्याप्त मात्रा में महिलाओं को प्रतिनिधित्व दिया जाए, इसके लिए बाकायदा पार्टी एक है, कानूनी प्रोविजन है, ये बात ध्यान रखें, ठीक है। जो कानून उनको अप्लाई कर दिया जाए। समाधान में एक पॉइंट आप जोड़ सकते हो कि क्या नाम से जो कानून है उनको ही बहुत अच्छे से प्रयोग कर दिया जाए, उनका कार्यान्वयन बहुत अच्छे से किया जाना चाहिए। इसके बाद महिला सशक्तिकरण की दिशा में बेहतर कार्य किया जाना चाहिए, और जो भी किया जा रहा है हो सकता है वो पर्याप्त ना हो और बेटर गवर्नमेंट करे, ठीक है। तो इस तरीके से महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ सकता है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग्रामीण विकास में एनजीओ की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। मेंस
2022। क्लियर, ये बात है। तो आप एनजीओ जानते हैं, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ये ऐसे संस्थान होते हैं, ऐसे संगठन होते हैं जो सरकार की तरह काम करते हैं। मतलब जो सरकार का उद्देश्य होता है, सरकार चाहती है समाज में क्या नाम से कल्याण हो, समाज बेहतर हो, ठीक है, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से, और सरकार इनसे कोई पैसा नहीं लेती। ऐसे ही कुछ संगठन होते हैं जो समाज का भला करते हैं और उनसे कोई पैसा नहीं लेते हैं, गैर लाभकारी होते हैं, तो उन्हीं को एनजीओ कहा जाता है। मान लो मैं हूं, मेरी अपनी एक कोचिंग है, प्रयास है, मैंने प्रयास में 8-10 लोग जोड़े और मैंने कहा कि भाई हम बुजुर्गों के लिए काम करेंगे। बुजुर्गों के लिए सरकार भी पेंशन चलाती है, बहुत सारे काम करती है, और हम बुजुर्गों की सेवा करें और हम कोई पैसा नहीं ले, सरकार भी कोई पैसा नहीं लेती है। तो हम सरकार तो नहीं, लेकिन सरकार जैसे हम जो काम कर रहे हैं, इसलिए हम क्या कहलाएंगे, गैर सरकारी जो संगठन है वो कहलाएंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो एनजीओ वही होते हैं। गांव तक कल्याणकारी योजनाओं का प्रचार करना, उनको पहुंचाना, ये भी होता है, आप ये भी काम कर सकते हैं। निर्धन व आसक्त जनों को सामाजिक आर्थिक विकास के लिए आप संगठित कर सकते हैं, उनको कोई मदद कर सकते हैं जो समाज में कमजोर वर्ग है। प्रशासनिक प्रक्रिया में जनता की सहभागिता को सुलभ बनाते हैं, ठीक है, जनता को अवेयर करते हैं प्रशासन से कैसे कनेक्ट हो, वगैरह वगैरह। ग्रामीण जनों में राजनीतिक चेतना का विकास भी करते हैं, बहुत सारे संगठन जाते हैं, गांव के लोगों को जागरूक करते हैं। प्रशासनिक तंत्रों को जनता की समस्याओं से अवगत कराते हैं। किसको? प्रशासनिक तंत्र है, मान लो कोई अधिकारी, कोई कलेक्टर, कोई ऑफिसर्स आपकी कोई बात नहीं सुन रहा है, तो एनजीओ फिर बात रखता है उन लोगों की तरफ से, भाई साहब इस गांव में एसपी साहब, डीएम साहब, सरकार इस गांव में फलानी चीज ऐसी है, यहाँ पर ये प्रॉब्लम है, यहाँ पर नदी खराब है, पुल टूट गए, यहाँ पर लोग धुएं से मर रहे हैं, प्रदूषण से मर रहे हैं, तो फिर जाके सरकार एक्शन लेती है। कोई अगर संगठन ही कंप्लेंट करता है, ठीक है, तो वो यही संगठन एक ऐसा काम करते हैं, प्रशासनिक तंत्रों को जनता की समस्याओं से अवगत कराते हैं। प्रशासन में भ्रष्टाचार की संभावनाओं को भी कम करते हैं, क्योंकि कई बार देखा होगा कोई एक आदमी किसी भी सरकारी अधिकारी के खिलाफ या सरकार के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ नहीं जाता है, लेकिन मान लो एक संगठन है जिसमें 100-150 लोग हैं जो सिर्फ यही काम करता है कि अगर कोई भ्रष्टाचार करेगा तो उसको सजा दिलवाएगा, तो ऐसे में बहुत सारे संगठन काम करते हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। इसके अलावा प्रशासन को जरूरतमंदों तक पहुंचाते हैं, ठीक है, भाई सरकार को नहीं पता इतना बड़ा जिला है, इतना बड़ा राज्य है, कौन सी कहाँ समस्या है, तो कई बार संगठन ही बता देता है कि भाई साहब ये लो, हम आपको वहां तक पहुंचा दे रहे हैं, ये फलानी जगह है, ये लोकेशन है, आप यहाँ पर चले जाइए, यहाँ पर इस लोग के साथ भेदभाव हो रहा है, तो फिर सरकार वहां पर एक्शन लेती है। तो ये एनजीओ की बहुत बड़ी भूमिका होती है। क्लियर? आपको सारी बातें लिखनी है, याद रखनी है, दिमाग में रखनी है, एक बार नहीं जितनी बार पढ़ना पड़े पढ़ो, आपको पेपर निकालना है तो यही एक तरीका, और कोई तरीका नहीं। पढ़ाई जो विकल्प है यही एक तरीका, बाकी और चीजों से आपका एग्जाम नहीं निकलेगा, है ना? क्लियर? आगे आते हैं। प्रेस को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना गया है। चर्चा कीजिए। अभी ध्यान रखना, ये सुना तो आप सबने है, आज आपसे पूछा जा रहा है, चर्चा कीजिए इस पर। क्या कीजिए? चर्चा कीजिए। तो अब आपको चर्चा कैसे करनी है? प्रेस को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना गया। शासन के तीनों अंग, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला मीडिया लोकतंत्र के अनुरूप क्या होता है? अक्षुण्ण बनाए रखता है। तो देखो आप, मीडिया राजनीतिक गतिविधियों की जानकारी जनता तक पहुंचाती है। भाई साहब कल मोदी जी ने कॉन्फ्रेंस की, ठीक है, इससे पहले सैन्य अधिकारियों ने कॉन्फ्रेंस की, ये बात आपको कैसे पता चली? सरकार ने आपको फोन करके बोला या सरकार के दरवाजे पर आप खड़े थे? आप घर पे बैठे, बात किसने पहुंचाई? मीडिया ने। किसने बात पहुंचाई है? मीडिया ने आप तक ये बात पहुंचाई, प्रेस ने बात पहुंचाई, चाहे वो दूरदर्शन का चैनल हो या एएनआई का चैनल हो, वहां पर लाइव चल रहा था, आप तक बात पहुंची। तो सरकार और जनता के बीच जो कनेक्शन होता है वो आप तक पहुंचती है। समझ रहे हो ना? तो मीडिया का इतना बड़ा रोल होता है। क्लियर हुआ? आगे, राजनीतिक क्रियाकलापों पर होने वाले खर्च की निगरानी रखता है। आपने देखा होगा सरकार जब कोई योजना लाती है, कोई खर्च करती है, तो अखबार में, न्यूज पर ये चीजें चल जाती हैं, और आपने देखा होगा कि सरकार फिर इसी कारण से मीडिया को कंट्रोल करती है, क्योंकि मीडिया तुरंत जनता को बता देती है, तुरंत चुगली कर देती है, पहले कैमरा खड़ा हुए देखती है, फिर कुछ गलत होता है तो बोलती है देखो जनता, ये सरकार आपकी ऐसा काम कर। तो ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मीडिया की। लेकिन अभी मीडिया आप देख रहे हैं कैसा हमारा खच्चर से भी गिर गुजरा हो गया है। भारत में, या कहें कि वर्तमान समय भारत की प्रतिष्ठा को अगर किसी ने चोट पहुंचाई है, ये पाकिस्तान और भारत युद्ध के बीच, वो है मीडिया। इन पर देशद्रोह का केस चलना चाहिए। खैर, आगे आते हैं। लोगों को अपने मत के अधिकार का प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित करती है। मीडिया पुश करती है कि आप जाइए, अपने अधिकार के लिए लड़िए, अगर कोई समस्या होती है, अगर आपको कोई प्रशासन शासन परेशान करता है तो हम आपके साथ खड़े हैं। और आपने देखा होगा अक्सर मीडिया से हर कोई बचता है कि भाई मीडिया में बात ना आ जाए, क्योंकि वो सबको पता चल जाए, फिर मजबूरन सरकार को उस पर एक्शन लेना पड़ता है। इसका हाल मैंने भी किया था, है ना?
अभी वो टीटी को लेकर एक कंप्लेंट की थी मैंने, उसमें टीटी साहब का काम लग गया। अगला, जन कल्याणकारी कार्यक्रमों को आम जन तक पहुंचाने के लिए मीडिया प्रमुख भूमिका निभाता है। आपने देखा होगा मोदी जी या जो भी राज्य सरकार आपके राज्य में जो भी है, उत्तर प्रदेश में हो, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, वहां पर अलग अलग दिन न्यूज़पेपर में कुछ सरकार के ऐड आते हैं, आज फलानी योजना का उद्घाटन हो रहा है, चैनल्स पे ये सब आती हैं, चैनल पे योजनाओं के विज्ञापन चलते हैं। तो सरकार भी अपनी योजनाओं को जनता तक पहुंचाने के लिए जो उसके पास सबसे बड़ा आधार है, जो माध्यम है, वो क्या है? प्रेस है, मीडिया है। क्लियर है? अगला, मीडिया भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाता है, ये सब आप जानते हैं। अगर सरकारें कोई गलत काम करती हैं तो अगले दिन आप पेपर में देखते हैं, छप जाता है, इसके बाद सरकारों पर दबाव होता है और लगभग लगभग कई सरकारें गिर भी जाती हैं। तो ये प्रेस की बड़ी भूमिका होती है लोकतंत्र में, इसीलिए इसे चौथा स्तंभ कहा जाता है। अगर न्यायपालिका भी गलत करती है तो वो भी वो छाप देता है, विधायिका भी कुछ गलत करती है तो भी वो मीडिया छाप देती है, और अगर कार्यपालिका गलत करती है तो इसका तो उसे छापना ही छापना है। क्लियर है? ये बात है, इसीलिए इसे चौथा स्तंभ कहा जाता है। इन तीनों पर निगरानी रखने का काम मीडिया ही करती है। तो ये मेंस है, ये मेंस के क्वेश्चन आंसर होते हैं, आपको ऐसे ही लिखना होता है। मैं लगातार इस बात पर जोर देता हूँ कि आपको और कुछ से और अलग से कुछ भी नहीं करना है, बस आपको सत्यनिष्ठा के साथ ये सब पढ़ना है। ठीक है? तो ये 7 मार्क्स वाले क्वेश्चन आंसर थे, और जितने भी क्वेश्चन आंसर है वो कहीं ना कहीं पहले आ चुके हैं मेंस में। ठीक है? तो वीडियो अगर अच्छी लगी तो भाई बात वही, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी अपना ख्याल रखिए। टेक केयर। जय हिंद।